गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन पढ़ रहे हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों का विभाजन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी भी प्रकार की अराजकता या भ्रष्टाचार निर्मित न हो और देश के संचालन में, राज्य के संचालन में, सरकारों के संचालन में कोई बाधा या विघ्न उत्पन्न न हो। इस हेतु शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अपना एक अलग महत्व है और अपनी एक अलग विशेषता है, पहली बात। दूसरी बात, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जो निर्माता हैं वो मॉन्टेस्क्यू को कहा जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को बनाया और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है तो वो ब्रिटेन की संसद एवं ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो प्रणाली थी उससे प्रभावित होकर मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की रचना की और यह सिद्धांत आज के समय में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है। ठीक है, अब बात आती है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का महत्व। ठीक है ना, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या महत्व है, इसकी उपयोगिता क्या है, इस विषय पे जो है तो आज चर्चा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉन्टेस्क्यू ने जो थॉट रखे हैं, जो विचार रखे हैं, इसके महत्व को लेकर के हम उसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हाँ, शक्ति अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि जिस तरह से हर चीज का एक पॉजिटिव रूप होता है और एक नेगेटिव रूप होता है, यानी कि कुछ पॉजिटिव साइड होता है और कुछ नेगेटिव साइड होता है। ठीक है ना, तो इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचनाएं भी हैं, इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं जिसको अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन आलोचनाओं के साथ साथ इसका महत्व भी है जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को जैसा मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया है लागू करना कठिन है, यानी कि जैसा मॉन्टेस्क्यू ने इसकी रूपरेखा बनाई है पूर्ण रूप से उसको लागू कर पाना यह संभव नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी जटिल चीजें भी रखी हैं जो आज के राज्य के लिए या आज के राजनीति में संभव नहीं नजर आता। ठीक है, फिर भी यह सिद्धांत सर्वथा बेकार नहीं है, फिर भी यह सिद्धांत बेकार नहीं कहा जा सकता, यह आज के समय में भी उपयोगी है। इस सिद्धांत का यह निष्कर्ष ठीक है कि शक्तियों का केंद्रीकरण से निरंकुश शासन का उदय होता है। यानी इस सिद्धांत का क्या मानना है कि अगर शक्ति एक जगह होगी, शक्तियों का ध्रुवीकरण होगा, तो वहां पर निरंकुश शासन का जो है तो उदय होना स्वाभाविक है, क्योंकि शक्ति सत्ता से जो है तो शक्ति होती है और शक्ति से जो है तो निरंकुशता आती है। इस प्रकार शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण ना तो संभव है और ना वांछनीय है, यानी कि अब शक्तियों का पूरी रूप से पृथक्करण कर देना यह संभव नहीं है और यह उपयोगी भी नहीं है। ठीक है, फिर भी शक्तियों का सीमित पृथक्करण अच्छे शासन के लिए वांछनीय है। फिर भी क्या बात कही गई है कि शक्तियों का सीमित जो है तो पृथक्करण करना आवश्यक है। अगर सीमित पृथक्करण किया जाएगा तो समस्याएं नहीं होंगी और चीजें प्रॉपर होंगी। ठीक है, प्रतिबंध और संतुलन के सिद्धांत के साथ शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में भी न्यायपालिका को प्रथम 2 अंगों में स्वतंत्र रूप रखकर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब संसदीय कार्य प्रणाली में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के प्रथम 2 अंगों को स्वतंत्र रख के किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है उसको भी समझ लेते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सीमित पृथक्करण राज्य को स्वतंत्र एवं सुदृढ़ बनाता है, यानी कि सीमित पृथक्करण होना चाहिए, पूरी तरह से पृथक्करण नहीं होना चाहिए। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने बताया है कि मॉन्टेस्क्यू ने तो पूरी तरह पृथक्करण के समर्थक है, लेकिन वह संभव नहीं है, आंशिक पृथक्करण करना संभव है। फाइनर ने कुछ इसके सिद्धांत दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि क्या चीजें आवश्यक हैं। तो यह सिद्धांत प्रत्येक शक्ति को अपने कार्यों का औचित्य
सिद्ध करने के लिए विवश करता है। यानी कि यह सिद्धांत क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को करने के लिए विवश करता है। यानी कि इस सिद्धांत के लागू हो जाने से प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का, अपनी जवाबदारी का जो है निर्वहन करने लगता है या करेगा, ऐसा इस सिद्धांत की मान्यता है। ठीक है, अब इसमें इसका जो मुख्य इसकी जो वजह है, मुख्य जो इसकी गुणवत्ता है इस सिद्धांत की, वह है नियंत्रण और संतुलन। क्या है? नियंत्रण और संतुलन। नियंत्रण और संतुलन दो अलग अलग विषय हैं। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना, और संतुलन का मतलब होता है कि चीजें एक संतुलित अवस्था में रहें। ठीक है ना, इधर उधर यानी कि जो समीकरण है वो दोनों साइड से सही चले। ठीक है, तो इसमें क्या नियंत्रण है? मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है वो एक सिक्के के दोनों साइड है, यानी कि लेफ्ट और राइट। ठीक है, इसका दूसरा पहलू नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है। वस्तुतः शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को लागू करना अर्थात इस आधार पर शासन का संगठन करना, उसका संचालन करना संभव नहीं है। यानी कि जो मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया है उसका पूर्णतः पालन करवा पाना यह आज के समय में संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि शासन एक व्यवस्था है और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसके अंग हैं। क्यों? क्योंकि शासन एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक मैनेजमेंट है जो है तो, और उस मैनेजमेंट के तीन पार्ट, उस मैनेजमेंट को तीन भागों में बांटा गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, इसके अंग हैं। तीनों का काम निर्धारित है और उनमें तारतम्यता भी है जो कानून व्यवस्थापिका बनाती है। यानी तीनों का जो है तो काम बटा हुआ है और तीनों का जो है तो काम के आधार पर तीनों का जो है तो विशेषीकरण और वर्गीकरण किया गया। ठीक है, उन्हीं कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है और कानूनों को उल्लंघन करने वालों को न्यायपालिका दंडित देती है। यानी कि क्या चीज बताया गया है यहाँ कि कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानूनों को लागू करती है और कानूनों का उल्लंघन करने वालों को, जो कानून नहीं मानते हैं, उनको न्यायपालिका जो है तो दंडित करती है या सजा देती है। ठीक है, इस प्रकार इन तीनों के मध्य एक संबंध का तारतम्य होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ये जो तीनों सिद्धांत हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं और तीनों का अपने जगह पर विशेष महत्व है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार, मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है उसके अनुसार शक्तियों का पूर्णतः पृथक कर दिया जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि व्यवस्थापिका देश की आवश्यकताओं को जाने बिना अपनी इच्छा से कोई कानून नहीं बनाएगी। यानी कि मॉन्टेस्क्यू ऐसा मानते हैं कि अगर उनके सिद्धांत को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो व्यवस्थापिका बिना जनता के मत के, बिना जनता की आवश्यकता के किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण सरकार नहीं कर सकती है। ठीक है ना, अगर मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू किया जाए तो, लेकिन यह आज के समय में संभव नहीं है। कार्यपालिका अपनी मर्जी से उन कानूनों को लागू करेगी या नहीं करेगी और न्यायपालिका भी मनमाने ढंग से काम करेगी। अतः आवश्यक है कि तीनों अंग भले ही एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें, इनकी शक्तियां भले ही पृथक हों, यद्यपि इनके मध्य एक ऐसा संबंध बना रहना स्वाभाविक है। यानी कि यहाँ पर यह बात बताई जा रही है आपको कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते हैं, न किसी को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, सीधे प्रभावित ना करते हुए बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं या सहयोगात्मक दृष्टिकोण से तीनों संस्थाएं एक दूसरे के जो है तो सिस्टम पे काम करने का कार्य करती हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की टकराव की स्थिति नहीं होती है। व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं व्यवस्थापिका देखती है, कार्यपालिका के जो कार्य हैं कार्यपालिका देखती है और न्यायपालिका के जो कार्य हैं न्यायपालिका देखती है। ठीक है, इस सिद्धांत का मूल तत्व यह है कि प्रत्येक अंग पर दो अंगों का नियंत्रण बना रहे ताकि कोई शासन निरंकुश ना हो सके या मनमानी ना कर सके। यानी
इस सिद्धांत का एक मकसद यह भी है कि संस्थाओं पर कुछ अंकुश वाली चीजें होनी चाहिए, अंकुश ऊपर से होना चाहिए, जिससे कि संस्थाएं भ्रष्ट ना हो और निरंकुश अराजकतावादी सरकारें संस्थाएं ना हो। ठीक है। अब व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका पर किसका नियंत्रण होता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण होता है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण होता है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण होता है। और तीसरा है न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका का नियंत्रण बना रहता है, जिससे शासन के संतुलन की स्थापना की जा सकती है। ठीक है ना। यानी कि कहीं न कहीं एक दूसरे को डायरेक्ट प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन दाएं बाएं से थोड़ा बहुत प्रभाव एक दूसरी संस्थाओं पर पड़ता रहता है। ठीक है। तो ये आज आपका यह सिद्धांत पूरी तरह से समाप्त हो गया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विषय में आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो महाविद्यालय आए, संपर्क में आए और उसको हम और बेहतर तरीके से समझा देंगे। और कोई कठिनाई है तो आप फोन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर जुड़ गए हैं। ठीक है ना। और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको वीडियो लिंक भेजा जा रहा है और उसको आप लोग लिंक को प्रॉपर ओपन करें, जिससे आप डायरेक्ट यूट्यूब पर जो है तो आप पहुंच जाते हैं और वहां पर आपको वीडियो पूरा जो है तो देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चूंकि आप लोग बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हैं, तो लगभग 1 तारीख से क्लास का संचालन यानी न्यू ईयर के बाद 2021 में क्लासेस चल सकती हैं। सरकारी आदेश आ रहे हैं या आएंगे, जिसके आधार पर जो है तो आप महाविद्यालय भी आएंगे और समस्त नियमों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगा करके आप सभी, और जहाँ भी हो, चाहे आप अपने घर में हो, अपनी रिश्तेदारी में हो, जहाँ कहीं भी हो, तो आप लोग मास्क जरूर लगाया करिए। सैनिटाइजर से हाथ बीच बीच में हाथ में सैनिटाइजर लगाते रहिए, बीच बीच में साबुन से हाथ भी धोते रहिए। ये प्रिकॉशंस जो सरकार की गाइडलाइन है उसको हमको आपको पूरे समाज को मानना चाहिए और मानना जरूरी है हमारे आपके जीवन के लिए। ठीक है। तो कल अपन पढ़ेंगे, कल का लेसन होगा नागरिकता एवं नागरिक समाज। नागरिकता एवं नागरिक समाज यानी कि सिटीजनशिप के बारे में कल कुछ चीजें पढ़ेंगे। आज इसको आप देख लीजिएगा और जो भी है तो कांटेक्ट में आप आइए। थैंक यू।